This is the third part of the chapter, cost of production. So in this chapter we will going to discuss the traditional theory of cost in case of long run. So long run के केस में जो टोटल लॉन्ग रन टोटल कोस्ट है वो क्या होती है? लॉन्ग रन टोटल कोस्ट जो होती है वो लॉन्ग रन फिक्स कोस्ट प्लस में लॉन्ग रन वेरिएबल कोस्ट से बनती है। ये कोस्ट ऐसी कोस्ट होती है जिसमें ये बताते हैं कि लॉन्ग रन में जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें कितना ज़्यादा हमें खर्चा लगा है, उसको दर्शाता है लॉन्ग रन टोटल कोस्ट। सो लॉन्ग रन टोटल कोस्ट जो होती है वो बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट रन टोटल कोस्ट से मिलके बनती है। लॉन्ग रन टोटल कोस्ट में कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता, इस वजह से ये ज़ीरो से स्टार्ट होती है। और शॉर्ट रन टोटल कोस्ट जो होती है वो ऊपर से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि कुछ जो फैक्टर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट रन टोटल कोस्ट होता है उसके अंदर शॉर्ट रन फिक्स कोस्ट भी होता है, और फिक्स कोस्ट की वजह से ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। इस वजह से जब हम इन दोनों को मतलब छोटी छोटी इनको ऐड करते हैं तो लॉन्ग रन टोटल कोस्ट बनता है। सो इसमें वही बता रखा है कि इसका शेप भी इन्वर्टेड एस शेप ही होगा। सो इसमें क्या है कि लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट क्या होता है? लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट को हम एनवेलप कोस्ट बोलते हैं। इस कोस्ट में क्या होता है कि देखो, इसे एनवेलप क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट आते हैं, ये इन्हें एनवेलप करता है, ये इन्हें एक एनवेलप की तरह रखता है, तो इसीलिए बोला जाता है इसको शॉर्ट रन लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट। जैसा कि इसमें भी शो हो रहा है कि छोटे छोटे हैं बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट और उससे बड़ा LAC बनता है। और उसके बाद है कि इसके अलग अलग क्या नाम है। पहला तो इसे एनवेलप कर्व बोला जाता है, दूसरा इसे प्लानिंग कर्व बोला जाता है। आपको पता है कि शॉर्ट रन के बेसिस पे हम कभी भी प्लानिंग नहीं करते, प्लानिंग लॉन्ग रन बेसिस पे होती है। तो लॉन्ग रन की जो कोस्ट होती हैं उससे हमें ये पता लगता है कि फ्यूचर की हमारी कोस्ट कुछ कैसी हो सकती है, तो वो हम प्लानिंग करने में इसे मदद करता है। इसलिए लॉन्ग रन कोस्ट जो होती है वो प्लानिंग करने में मदद करती है। लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट यू शेप क्यों होती है? इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल यानी कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की वजह से इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, यानी कि हम लेबर को डिवाइड कर देते हैं उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और उनसे काम लेते हैं, फिर वो स्पेशलाइज हो जाते हैं उस काम में। हमारे पास हम बहुत सारी अच्छी अच्छी मशीन आ जाती है लॉन्ग रन में, तो शॉर्ट रन में तो हम मशीन इतनी ज़्यादा परचेज़ नहीं कर सकते। इंडिविजिबिलिटी, देखो ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, पहले हमारा क्या होता है कि अगर रॉ मटेरियल उसमें यूज़ हो रहा है तो उसी में यूज़ होता है, बट अब ऐसा नहीं है, अब किसी और में भी यूज़ हो सकता है। ये होती है इंडिविजिबिलिटी, हमें इससे भी फ़ायदा होता है। उसके बाद ये था, ये जो केस मैंने बताया उस केस में है आपका कुछ इस तरीके से आएगा। ये इकोनॉमीज़ की वजह से ऐसे कम आ रहा है ग्राफ में कुछ ऐसे। उसके बाद ये कांस्टेंट पॉइंट पे आता है। उसके बाद आते हैं डिसइकोनॉमीज़। देखो मैनेजमेंट में हमें अच्छे से क्या पता हम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, और बहुत सारी डिसइकोनॉमीज़ होती हैं जो कि मैं आपको अपने जो मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल वाला सेकंड चैप्टर है, उसमें मैं आपको ये दोनों डिटेल में कराऊंगी। सो आप वहाँ से पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। सो डिसइकोनॉमीज़ की वजह से ये जो हमारा यहाँ था अब ये ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देगा। सो आप अब यहाँ तक समझ गए होंगे कि क्यों हमारा जो LAC है वो यू शेप होता है। उसके बाद है मार्जिनल कोस्ट। देखो जो मार्जिनल कोस्ट होता है उसमें भी क्या होता है कि ये थोड़ा सा यू शेप होता है। इसमें ये बताया जाता है कि हमारा पर यूनिट कह रही है एडिशनल यूनिट बनाने में हमें कितना ज़्यादा लॉन्ग रन में कोस्ट आ रहा है, उसे हम लॉन्ग रन मार्जिनल कोस्ट बोलते हैं। इसमें आप ये देखिए सभी को हमने मिक्स करके एक रिलेशनशिप क्रिएट किया है जिसमें बड़ा सा LAC है एक, इसमें छोटे SMC हैं, बड़ा LMC है, छोटा SAC है। सो इसमें वही बताया है कि हमें लॉन्ग रन को क्रिएट करने के लिए शॉर्ट रन का सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। सो इसमें इतना ही बता रखा है। अगला जो टॉपिक है वो मॉडर्न थ्योरी ऑफ कोस्ट है, तो उसको मैं अपने दूसरे पार्ट में कवर करूँगी। सो जब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।